ला केपलर, आसमान एक बड़ा रहस्य था। तारे और ग्रह आसमान में घूम रहे थे, लेकिन उनका नृत्य अप्रत्याशित लग रहा था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। फिर आया जोहानेस केपलर, एक बुद्धिमान गणितज्ञ जो अंतरिक्ष के प्रति अटूट जुनून रखता था। उसने स्वीकृत सत्यों पर सवाल उठाने का साहस किया, इस खगोलीय नृत्य में सामंजस्य की तलाश की। ज्ञान की उनकी निरंतर खोज ने उन्हें केपलर के समीकरण तैयार करने के लिए प्रेरित किया, ग्रहों की गति की पहेली को सुलझाने के लिए एक गणितीय कुंजी। यह समीकरण अपनी सरलता और सुंदरता में हमारे सौर मंडल के छिपे हुए क्रम को प्रकट करता है, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ गई। केपलर का समीकरण सिर्फ एक सूत्र नहीं है, यह मानवीय जिज्ञासा और प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। इसके माध्यम से हम ग्रहों, धूमकेतुओं और यहां तक कि दूर के तारों की गति का अनुमान लगा सकते हैं। यह खगोलीय यांत्रिकी की नींव है, जो हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण को शक्ति प्रदान करती है और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान के बारे में हमारी धारणा को आकार देती है। ऐसे समय में जन्मे जब खगोल विज्ञान और ज्योतिष आपस में जुड़े हुए थे, केपलर बचपन से ही सितारों से मोहित थे। उन्होंने कोपरनिकस के लेखन को पढ़ा और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के विवादास्पद सिद्धांत के प्रबल समर्थक बन गए। उनके तेज दिमाग ने उन्हें टाइको ब्राहे का सहायक बना दिया, जो अपनी सटीक टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ब्राहे की मृत्यु के बाद केपलर को खगोलीय आंकड़ों का उनका विशाल संग्रह विरासत में मिला, एक वास्तविक खजाना जिसमें ग्रहों की गति के रहस्य छिपे हुए थे। केपलर ने बड़ी बारीकी से ब्राहे के आंकड़ों का विश्लेषण किया, मंगल ग्रह की गति में पैटर्न की तलाश की जो देखने में बेतरतीब लग रहे थे। उन्होंने सालों श्रमसाध्य गणनाओं में बिताए अनगिनत सिद्धांतों को खारिज कर दिया जो टिप्पणियों से मेल नहीं खाते थे। सफलता तब मिली जब उन्होंने पूरी तरह से गोलाकार कक्षाओं के प्राचीन विश्वास को त्याग दिया। उन्होंने पाया कि ग्रह अंडाकार पथ में घूमते हैं और सूर्य उनके एक फोकस पर स्थित होता है। यह खोज, जो स्थापित मान्यताओं से एक कट्टरपंथी प्रस्थान थी, ने ग्रहों की गति के उनके नियमों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। केपलर की यात्रा दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और गणित की शक्ति में अटूट विश्वास से चिह्नित थी, जो ब्रह्मांड के बारे में छिपे हुए सत्य को उजागर करती है। उन्होंने खगोल विज्ञान को एक वर्णनात्मक विज्ञान से एक भविष्य कहने वाला विज्ञान में बदल दिया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की नींव रखी और आधुनिक भौतिकी के विकास को आकार दिया। केपलर का समीकरण, हालांकि देखने में आसान लगता है, कक्षा में ग्रह की स्थिति और बीते हुए समय के बीच एक जटिल संबंध को समाहित करता है। इसका रूप है m e jam e e u i nai sipa e u mi u ma mi ha e gi asin e hi ki। यह समीकरण अपनी संक्षिप्तता में 3 प्रमुख तत्वों को जोड़ता है। माध्य विसंगति समय को कोण के रूप में व्यक्त करती है। कल्पना कीजिए कि एक ग्रह एक वृत्त में घूम रहा है। माध्य विसंगति वह कोण है जो ग्रह को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समय के साथ बनाया जाता है। उत्केंद्र विसंगति, जो ग्रह की स्थिति से संबंधित एक और कोण है, लेकिन इसे दीर्घवृत्त पर मापा जाता है। उत्केंद्रता, जो दीर्घवृत्त के चपटेपन को मापता है। शून्य की उत्केंद्रता एक पूर्ण वृत्त को दर्शाती है, जबकि की मारा कोई है, जबकि एक के करीब उत्केंद्रता एक बहुत लंबे दीर्घवृत्त का वर्णन करती है। इस प्रकार केपलर का समीकरण समय को उसके अंडाकार पथ पर किसी ग्रह की स्थिति से जोड़ता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए इसके रहस्यों में गहराई से उतरना होगा। केपलर के समीकरण की गहराई में जाने के लिए हमें इसके घटकों को करीब से देखना होगा। एक काल्पनिक ग्रह की कल्पना करें जो एक पूर्ण वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से यात्रा कर रहा है।
माध्य विसंगति वह कोण है जो यह काल्पनिक ग्रह एक निश्चित समय में अपनी कक्षा में तय करेगा। यह एक घड़ी के कांटे की तरह है जो कोणों की भाषा में समय बीतने को मापता है। अब अपने वास्तविक ग्रह की कल्पना करें जो एक अंडाकार पथ पर घूम रहा है। कल्पना कीजिए कि इस दीर्घ वृत्त को उसके चारों ओर एक वृत्त पर प्रक्षेपित किया जा रहा है। उत्केंद्र विसंगति वृत्त के केंद्र और वृत्त पर उस बिंदु के बीच का कोण है जो दीर्घ वृत्त पर ग्रह की वास्तविक स्थिति के ठीक ऊपर होता है। उत्केंद्रता मापता है कि दीर्घ वृत्त कितना कुचला हुआ है। एक वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है। दीर्घ वृत्त जितना अधिक लंबा होता है उसकी उत्केंद्रता 1 के उतनी ही करीब होती है। केपलर का समीकरण इन 3 तत्वों को एक साथ खूबसूरती से जोड़ता है, जिससे हम किसी भी समय ग्रह की सटीक स्थिति की गणना कर सकते हैं, तब भी जब उसकी गति अंडाकार पथ पर बदलती रहती है। भाग 5 दीर्घवृत्त से परे सभी कक्षाओं के लिए केपलर का समीकरण। हालांकि शुरू में अंडाकार कक्षाओं के लिए तैयार किया गया था, केपलर के समीकरण को अन्य प्रकार की कक्षाओं का भी वर्णन करने के लिए सामान्यीकृत किया गया है। अतिपर्वलयिक कक्षाएं उन वस्तुओं का वर्णन करती हैं जो केंद्रीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए पर्याप्त गति से यात्रा कर रही हैं। उदाहरण के लिए धूमकेतु अतिपर्वलयिक पथों का अनुसरण कर सकते हैं, केवल एक बार सूर्य का दौरा करते हैं, इससे पहले कि उन्हें अंतरिक्ष की गहराई में फेंक दिया जाए। रेडियल ऑर्बिट सीधी रेखा की कक्षाएं होती हैं जो सीधे गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर या उससे दूर होती है। एक वस्तु की कल्पना करें जो सीधे तारे में गिर रही है या उससे सीधे दूर लॉन्च की जा रही है। इनमें से प्रत्येक मामले के लिए केपलर के समीकरण के संशोधित संस्करण हैं जो इन कक्षाओं के अद्वितीय ज्यामितीय और भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। इसलिए केपलर का समीकरण केवल तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। उपग्रहों की गति को समझने, धूमकेतुओं की वापसी की भविष्यवाणी करने और यहां तक कि विद्युत क्षेत्र में कणों के व्यवहार का अध्ययन करने में भी इसका अनुप्रयोग है। भाग 6 पहेली के भीतर पहेली, उल्टा केपलर समस्या। केपलर का समीकरण हमें किसी विशेष समय पर कक्षा में किसी ग्रह की स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है, लेकिन क्या होगा अगर हम उल्टा करना चाहते हैं? वह समय ज्ञात करें जब कोई ग्रह किसी विशेष स्थिति में होगा। यह उल्टा केपलर समस्या है जो एक महत्वपूर्ण गणितीय चुनौती प्रस्तुत करता है। जबकि E को जानकर M की गणना करना अपेक्षाकृत सरल है, दिए गए M के लिए E के लिए समीकरण को हल करना इतना आसान नहीं है। केपलर का समीकरण एक पारलौकिक समीकरण है, जिसका अर्थ है कि इसे मानक बीजीय संचालन का उपयोग करके E के लिए हल नहीं किया जा सकता है। यह अंडे को अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश करने जैसा है। अंडे को पकाना आसान है, लेकिन उन्हें उनके मूल रूप में वापस लाना बहुत कठिन है। अपनी जटिलता के बावजूद उल्टा केपलर समस्या कई खगोलीय अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रहों के संयोगों की गणना करना, उपग्रहों की स्थिति की भविष्यवाणी करना और यहां तक कि अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाना इस गणितीय पहेली को हल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। भाग 7 ट्रांसेंडेंटल को वश में करना, केपलर के समीकरण का संख्यात्मक समाधान। उल्टा केपलर समस्या से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनुमानित समाधान खोजने के लिए चतुर तरीके विकसित किए हैं। संख्यात्मक विधियां पुनरावृत्ति प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं, धीरे धीरे प्रारंभिक अनुमान को तब तक परिष्कृत करते हुए जब तक वांछित सटीकता के साथ समाधान नहीं मिल जाता। कल्पना कीजिए कि हम समुद्र तट पर रेत के एक विशेष दाने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेतरतीब ढंग से खोज सकते हैं, लेकिन एक संभावित स्थान से शुरू करना और सुराग के आधार पर अपने खोज क्षेत्र को उत्तरोत्तर रूप से कम करना अधिक कुशल होगा। केपलर के समीकरण को हल करने के लिए संख्यात्मक विधियां इसी तरह काम करती हैं। समाधान के करीब पहुंचने के लिए गणितीय सुराग का उपयोग करना। हालांकि ये विधियां सटीक समाधान प्रदान नहीं करती हैं, वे खगोलविदों और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य उपकरण हैं। उन्हें खगोलीय पिंडों की गति की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाता है। भाग 8 न्यूटन की विधि, सन्निकटन का नृत्य। केपलर के समीकरण को हल करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली संख्यात्मक विधियों में से एक न्यूटन की विधि है। महान भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन के नाम पर यह विधि गणित
और भौतिकी के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। एक घाटी के तल तक जाने वाली एक कोमल ढलान वाली घाटी की कल्पना करें। न्यूटन की विधि उस ढलान पर एक गेंद को लुढ़कने जैसी है। प्रारंभिक अनुमान से शुरू होकर यह विधि घाटी के सबसे निचले बिंदु समाधान की ओर उत्तरोत्तर रूप से बढ़ते हुए ढलान के आधार पर अपनी दिशा को बार-बार समायोजित करती है। न्यूटन की विधि कंप्यूटेशनल रूप से कुशल है और इसे लागू करना अपेक्षाकृत आसान है, जो इसे खगोलीय अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में केपलर के समीकरण को हल करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। भाग 9 फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन, केपलर का एलिगेंट सॉल्यूशन। विडंबना यह है कि केपलर के समीकरण को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली शुरुआती विधियों में से एक स्वयं केपलर द्वारा तैयार की गई थी। फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन नामक यह विधि एक सुंदर पुनरावृत्ति प्रक्रिया बनाने के लिए समीकरण की संरचना का उपयोग करती है। एक दर्पण की कल्पना करें जो एक छवि को अनिश्चित काल तक दर्शाता है। फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन उस दर्पण में केपलर के समीकरण के आउटपुट को बार-बार उछालने जैसा है। प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ समाधान के करीब पहुंच रहा है। यह विधि अवधारणा में सरल होते हुए भी काफी प्रभावी हो सकती है, खासकर जब हमारे पास एक अच्छा प्रारंभिक अनुमान हो। केपलर की अपनी पद्धति, उनकी गणितीय रचनात्मकता का प्रमाण, उनके समीकरण की स्थायी शक्ति को रेखांकित करती है और इसकी खोज के सदियों बाद अभिनव समाधानों को प्रेरित करने की क्षमता। भाग 10 केपलर की स्थायी विरासत, सितारों और अंतरिक्ष यान का मार्गदर्शन। केपलर का समीकरण गणितीय अभिव्यक्ति का यह प्रतीत होता है कि सरल टुकड़ा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ग्रहों की गति का वर्णन करने के अपने मूल अनुप्रयोग से कहीं आगे इसने उपग्रह नेविगेशन जैसे विविध क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाया है, बाइनरी स्टार सिस्टम के अध्ययन के लिए। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में अपने अन्वेषण को जारी रखते हैं, केपलर की विरासत हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। हर उपग्रह लॉन्च किया गया, दूसरी दुनिया में भेजी गई हर जांच, अंतरिक्ष में हर मुलाकात की गणना उनके समीकरण में निहित सिद्धांतों पर आधारित है। केपलर का समीकरण मानव जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है और हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने की हमारी अदम्य खोज। केपलर का समीकरण केवल वैज्ञानिक इतिहास का अवशेष नहीं है, यह गणित की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है और हमारे ब्रह्मांडीय ओडिसी को ईंधन देता है। जैसे जैसे हम खोज, सीख और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, केपलर की विरासत हमें विशाल स्थान और समय के माध्यम से हमारी यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी।